हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडीनेटिक। मैं हूं पूजा मेहता और मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों का वेलकम है। बच्चों, क्लास 12 की अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं जिसमें हम चैप्टर 4 चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द पार्टनर्स को समझ रहे हैं। जैसा कि हमने पहले सीखा कि जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है किसी भी कारण से तो कुछ एडजस्टमेंट करने होते हैं। तो उन एडजस्टमेंट को कैसे किया जाता है वो हम पढ़ रहे हैं और हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में भी देखा है। वो एडजस्टमेंट कौन कौन से होते हैं, जैसे गेनिंग रेशो है कि सेक्रीफाइसिंग रेशो है पार्टनर्स का, अकाउंटिंग फॉर गुडविल है, या रीअसेसमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस है, या रिजर्व का कैसे हम एडजस्टमेंट करते हैं। ये सब हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में देखा जो इसी चैप्टर में इंक्लूड है। आज जो हम समझेंगे, आज वो हम समझने वाले हैं रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी। देखिए, किसी भी कारण से जब पार्टनर्स के बीच प्रॉफिट शेयरिंग रेशो PSR चेंज होता है तो क्या होता है ना, बहुत हलचल मच जाती है बिजनेस में। ऐसा नहीं है कि इजीली सिर्फ पार्टनरशिप डीड निकाली और उसमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज कर दिया, नहीं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो उस बिजनेस में पार्टनर्स के बीच पहले से होती हुई आई हैं, लेकिन जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हो रहा है तो उन चीज़ों को सही करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसी में से एक चीज़ होती है रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज़, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए, मैंने एक डेफिनेशन लिखी है, इस डेफिनेशन को एक बार पढ़ लेते हैं, फिर हम और अच्छे से क्लियरली समझ लेंगे। एसेट्स आर रिवैल्यूएटेड एंड लायबिलिटीज आर रीअसेस्ड when the profit sharing ratio change and gain or loss arising from it is transferred to a debit or credit of the partner's capital account in the old profit sharing ratio। इसमें ये बताया गया है कि जो एसेट्स होती हैं उन्हें हमेशा रिवैल्यूएटेड किया जाता है, ठीक है ना। उसमें ये देखा जाता है कि उस एसेट्स की कीमत बढ़ गई है कि उस एसेट्स की कीमत कम हो गई है। जब भी इस तरह से हम कोई भी चेंजेस देखते हैं तो उसे क्या कहते हैं, एसेट्स में रिवैल्यूएशन करना, ठीक है ना, रिवैल्यूएटेड करना। और जो लायबिलिटीज़ होती हैं उन्हें हमेशा रीअसेस्ड किया जाता है। मतलब ऐसा तो नहीं है कि कोई लायबिलिटी है वो हमें देना बाकी रह गई है, या कोई लायबिलिटी है जो हमारी बढ़ गई है। तो जब भी लायबिलिटी के हम देखते हैं तो उसे कहते हैं रीअसेस्ड करना, ठीक है। व्हेन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज, जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होता है और यदि गेन या लॉस होता है एसेट्स या लायबिलिटीज में, तो उसे कहाँ ट्रांसफर किया जाता है, डेबिट में या क्रेडिट में। किसमें, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। कौन से रेशो में, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। ये तो हमें पता है, जितने भी अभी हमने एडजस्टमेंट समझे हैं उसमें हमने देखा है कि जो भी पुराना जितना भी रहता है उसे किस में ट्रांसफ़र करते हैं, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। तो बस यहाँ पर भी क्या होता है, जो भी एसेट्स हैं, जो भी लायबिलिटी हैं, उनका रिवैल्यूएशन एंड रीअसेसमेंट किया जाता है और उसमें यदि कोई प्रॉफिट या लॉस होता है तो उसे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में शेयर कर दिया जाता है ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। यहाँ तक क्लियर हुआ आपको? डेफिनेशन यदि आपको क्लियर है तो आपको बिल्कुल ये समझ में आ जाएगा ना कि एसेट्स और लायबिलिटीज़ का रिवैल्यूएशन और रीअसेसमेंट क्या होता है। अब इसे हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। देखिए, यदि किसी तरह का कोई चेंज हो रहा है किसमें, एसेट्स और लायबिलिटीज़ में, और उसे रिकॉर्ड किया जा रहा है तो किस तरह से एंट्रीज की जाएगी। When revised or changed value of assets and liabilities are to be recorded, जब इन्हें रिकॉर्ड किया जा रहा है तो किस तरह से एंट्री होगी। और when revised or changed value of assets and liabilities are not to be recorded, यदि उन्हें रिकॉर्ड नहीं किया जा रहा है तो उसे फिर हम किस तरह से रिकॉर्ड करेंगे, मतलब एंट्री किस तरह से उसकी करेंगे। क्योंकि देखिए, जनरल एंट्री तो दोनों में पास होनी है, इसमें भी पास होनी है और इसमें भी पास होनी है। लेकिन जब एसेट्स और लायबिलिटीज़ की जो चेंज वैल्यू है उन्हें रिकॉर्ड कर रहे हैं तो उसे किस तरह से रिकॉर्ड करेंगे, और जब उनकी चेंज वैल्यू को रिकॉर्ड नहीं कर रहे हैं तो उसकी जनरल एंट्री किस तरह से करेंगे, ठीक है। यहाँ तक आपको क्लियर हुआ, इसे नोट करिए। अब हम इसका जो ये पहला पॉइंट है, व्हेन रिवाइज्ड वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी आर टू बी रिकॉर्डेड, इसे समझते हैं। चलिए, अब when revised value of assets and liability are to be recorded, जब भी revised value एसेट्स और लाइबिलिटीज़ की रिकॉर्ड होती है तो मतलब क्या होता है, कोई भी चेंज हो रहा है, एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज हो रही है या लाइबिलिटी की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, या एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज हो रही है या लाइबिलिटी की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, तो उनको हमें रिकॉर्ड करना पड़ेगा,
ठीक है ना, उनकी हमें जनरल एंट्री भी करनी पड़ेगी और रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाकर वहां पर उसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो अब हम उसे कैसे रिकॉर्ड करेंगे? तो सबसे पहले क्या दिया है, व्हेन वैल्यू ऑफ एसेट्स इज इंक्रीज, जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हो रहा है उस समय जो हमने पहले की एसेट्स खरीदी हुई है और उस एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, तो हमें उस एसेट्स को जितने से वो इंक्रीज हो रही है, सपोज हमने 5 लाख की एसेट्स खरीदी थी और आज उसकी वैल्यू 7 लाख है, तो 2 लाख से वो जो इंक्रीज हो रही है, तो उस इंक्रीज वैल्यूज में एसेट्स अकाउंट डेबिट कर देंगे उस 2 लाख से एंड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट कर देंगे यदि एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। उसी तरह व्हेन वैल्यू ऑफ एसेट्स आर डिक्रीज, ठीक है ना, ये क्या था, इंक्रीज, और जब वैल्यू ऑफ एसेट्स डिक्रीज होगी तो हम क्या करेंगे, उसे उल्टा कर देंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट कर देंगे, टू एसेट्स अकाउंट कर देंगे। इसी तरह से व्हेन अमाउंट ऑफ लायबिलिटी इज इंक्रीज, है ना, यदि कोई लायबिलिटी है वो हमारे ऊपर और बढ़ गई जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हो रहा था, तो क्या एंट्री करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी अकाउंट। इसी तरह से जब अमाउंट ऑफ लायबिलिटी इज डिक्रीज तो क्या करेंगे, लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है ना। फॉर रिकॉर्डिंग एंड अनरिकॉर्डेड एसेट्स, ऐसी एसेट्स जिनको रिकॉर्ड नहीं किया गया था लेकिन उससे हमने परचेज किया था, तो जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होगा तो एंट्री करेंगे अनरिकॉर्डेड एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। और ऐसी एसेट लायबिलिटी जिन्हें भी रिकॉर्ड नहीं किया गया था लेकिन जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हो रहा है तो एंट्री करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू अनरिकॉर्डेड एसेट्स, नहीं अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, ठीक है ना। तो क्या करेंगे यहां पर, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। क्लियर? अब ये जो एंट्रीज हैं इसका क्या मतलब है कि जब हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे, जैसे हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया तो जो ये एसेट्स यहाँ पर डेबिट में दिए हैं तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में ये सारी एसेट्स कहाँ पर आ जाएंगी, क्रेडिट में आ जाएंगी। यहाँ पर रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट है तो यहाँ की जो ये एसेट्स हैं वो वहाँ पे कहाँ आ जाएगी, डेबिट में आ जाएगी। तो ये सारी एंट्रीज के थ्रू हम रिवैल्यूएशन अकाउंट को प्रिपेयर करने की तरीका खोज रहे हैं कि ये एंट्रीज के थ्रू हमें पता चल जाएगा कि रिवैल्यूएशन अकाउंट में जो एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज हुई थी उसे कहाँ लिखेंगे और जो एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज हुई थी उसे कहाँ लिखेंगे। अब आखिरी में क्या होगा, ट्रांसफर बैलेंस टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। यदि इफ टोटल ऑफ क्रेडिट मोर देन द डेबिट, यदि क्रेडिट साइड का टोटल डेबिट साइड के टोटल से ज्यादा है तो मतलब है गेन, तो एंट्री क्या होगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, और वो पार्टनर्स के बीच बट जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि गेन हो रहा है। और लेकिन यदि टोटल ऑफ डेबिट इज मोर देन क्रेडिट तो क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो वो लॉस भी किसको पूरा करना पड़ेगा, पार्टनर्स को। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। बस सो सिंपल है। हम रिवैल्यूएशन अकाउंट का भी फॉर्मेट देखेंगे लेकिन यहाँ पर जो पॉइंट्स के थ्रू हम पढ़ रहे हैं उसमें ये एंट्रीज को आना आपको ज़रूरी है। इसे आप नोट कर लीजिए, यदि आप अभी नोट नहीं करना चाहते हैं तो बाद में नोट कर लीजिए। टीएस ग्रेवाल की बुक में भी इस तरह का फॉर्मेट दिया है, आप वहाँ से भी नोट कर सकते हैं। चलिए अब इसके बाद हम समझेंगे कुछ ऐसे खर्चे होते हैं जो जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होता है तो उस समय वो एक्सपेंसेस करने पड़ते हैं फर्म को। तो वो एक्सपेंसेस को कैसे करती है और उसकी एंट्री रिवैल्यूएशन अकाउंट में कैसे करती है वो हम समझें। देखिए बच्चों, जब भी रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म होता है तो क्या होता है ना, उस फर्म को बहुत सारे खर्चे करने पड़ते हैं। अब कैसे खर्चे मैडम, जैसे पार्टनरशिप डीड चेंज कराने का खर्चा, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स कराने का खर्चा, रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज़ कराने का खर्चा, क्योंकि ये काम कोई एक पर्टिकुलर व्यक्ति ही करता है ना, तो ये सारे एक्सपेंसेस लेकिन उठाने किसको पड़ते हैं, फर्म को उठाने पड़ते हैं। क्योंकि जब भी पार्टनरशिप रेशो चेंज होता है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होता है तो क्या होता है, उस समय या तो कोई नया पार्टनर एंटर हो रहा है या क्या हो रहा है, कोई पार्टनर है वो बोल रहा है कि यार मैं ज़्यादा काम नहीं कर पाऊंगा, इस कारण उसका पार्टनरशिप रेशो कम किया जा रहा है, जो भी रीज़न होता है। पर वो सब काम जो होते हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज करने के लिए, तो उसमें क्या होता है, फर्म को कुछ एक्सपेंसेस करने पड़ते हैं, कुछ खर्चे करने पड़ते हैं। तो वो जो एक्सपेंसेस होते हैं वो रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म के समय होते हैं। अब वो एक्सपेंसेस उठाता कौन है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, दो कंडीशन होती है। या तो क्या करती है फर्म, किसी आउटसाइडर को बुलाती है और कहती है यार कि हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज कर रहे हैं और तुम एक काम करो, ये 50,000 रुपये रखो और जितने भी खर्चे हो रहे हैं, ठीक है ना, पार्टनरशिप डीड चेंज कराने के, इसमें तुम्हारी फीस भी इंक्लूड है, ये सारे खर्चे तुम करो और
मेरा ये जो रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म का काम है इसे ख़त्म करो। तो वो बाहरी व्यक्ति उस बात के लिए एग्री हो जाता है और वो क्या करता है, जो भी एक्सपेंसेस होते हैं और जो भी उसकी फ़ीस होती है उसे इंक्लूड करके बता देता है फर्म को कि ये इतना खर्चा आएगा, आप मुझे पेमेंट कर दीजिए, तो आपका जो भी ये रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म हो रहा है उसमें मैं आपकी हेल्प कर दूँगा। वो एग्री हो जाते हैं। तो ऐसे समय क्या एंट्री होती है? ऐसे समय सिंपल एंट्री होती है रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट, है ना। रिवैल्यूएशन का क्या मतलब है? जो भी खर्चा हो रहा है वो फर्म उठा रही है, फर्म मतलब फर्म के पार्टनर्स उठा रहे हैं, इसलिए हम रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट कर देते हैं और कैश या बैंक अकाउंट क्योंकि पेमेंट किया जाता है उसे क्रेडिट कर देते हैं। सपोज हमने 50,000 रुपये दिए और यहाँ पर 50,000 की एंट्री कर दी। समझ रहे हैं ना। ये उस स्थिति में किया जाता है जब कोई फर्म किसी बाहरी व्यक्ति को अपॉइंट करती है कि ये हमारी आप मदद कर दीजिए, जो हमारा रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म हो रहा है उसके सारे कामकाज या उसके सारे मामला निपटाने में, तब वो उसे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट करती है। ये एक स्थिति हो गई, ठीक है। अब कभी कभी क्या होता है, जैसे सपोज 3 पार्टनर हैं। कौन कौन पार्टनर हैं? नमन, रोहन एंड आकाश, ठीक है। जो ये आकाश है ये थोड़ा सा इंटेलिजेंट है, इसे बहुत सारी चीज़ों का नॉलेज है। तो क्या करते हैं, ये जो नमन और रोहन है ये आकाश से कहते हैं यार एक काम करो, हमें तो ज़्यादा टाइम भी नहीं है और हमें ज़्यादा इन चीज़ों के बारे में मालूम भी नहीं है, तो तुम ऐसा करो, जो हमारा रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म हो रहा है तो उसमें जो भी खर्चे हो रहे हैं या जो हमारी पार्टनरशिप डीड चेंज हो रही है या जो भी काम हो रहा है वो सारा काम तुम कर दो, और जो भी तुम पेमेंट मांगोगे, जो भी तुम बोलोगे हम तुम्हें पेमेंट कर देंगे। इसके लिए आकाश एग्री हो जाता है। वो भी सोचता है यार बाहर के व्यक्ति को अंदर घुसाएंगे और फिर वो काम करेगा और वो पैसा लेगा, इससे अच्छा मैं ही कर देता हूँ। वो एग्री हो जाता है। जब वो एग्री हो जाता है तो क्या होता है, ये जो 2 पार्टनर होते हैं ये मिलके उसको पैसे देते हैं, उसकी फ़ीस देते हैं, ठीक है। अब जब उसकी फ़ीस देते हैं तो क्या एंट्री होती है, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू कंसर्न पार्टनर अकाउंट, ठीक है। इसमें क्या होता है, सिर्फ उसकी फीस इंक्लूड होती है। सपोज उसकी फीस थी 10,000, तो 10,000 की उसकी फीस इंक्लूड रहेगी। लेकिन यदि वो ये जो आकाश है, कंसर्न पार्टनर मतलब आकाश, ये यदि कोई खर्चा करता है, जैसे ये कोर्ट में गया और इसने वहाँ पर पार्टनरशिप डीड चेंज कराने के वहाँ के वकील को दिए कितने, 15,000 रुपये, तो वो 15,000 रुपये वो खुद से नहीं देगा, वो किससे जाएगा मांगने, नमन और रोहन से जो फर्म में हैं, ठीक है ना, उनसे मांगने जाएगा और बोलेगा यार मेरा वहाँ पर 15,000 का खर्चा हो गया है, ये तुम मुझे अलग से दो, ये 10,000 तो मेरी फीस है। तो नमन और रोहन जो फर्म में हैं वो क्या करेंगे, उसको 15,000 रुपये देंगे। तो क्या क्या एंट्री करेंगे उस समय, कंसर्न पार्टनर, कंसर्न पार्टनर मतलब आकाश, अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, ठीक है। और ये 15,000 समझ में आ रही है ना। ये उसकी फीस है 10,000, ये उसने खर्चा किया, और इसमें एक एंट्री और बनेगी, यदि बोल देता है वो कि तुम मुझे 50,000 रुपये दे दो, जैसे इसने 50,000 लिए थे आउटसाइडर पार्टी ने और उसमें एक्सपेंसेस भी इंक्लूड थे, ये बोलता है तुम मुझे 50,000 रुपये दे दो और जो भी खर्चे हैं, जो भी एक्सपेंसेस हैं, चाहे वो कोर्ट के खर्चे हों या किसी भी तरह का कोई खर्चा हो, वो मैं बियर करूँगा। तो उस स्थिति में क्या एंट्री होगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू कैश, और 50,000 वो उसको दे देगा। समझ रहे हैं ना। इसमें तो ये आउटसाइड पार्टी वाला है जो है ही नहीं फर्म का, ये बाहर से आके 50,000 रुपये लेता है और सारा काम कर देता है। इसमें पार्टनर ही काम कर रहा है। यदि वो सिर्फ फीस ले रहा है तो क्या करेंगे, 10,000 रुपये की एंट्री कर देंगे। लेकिन यदि वो बाद में कोई एक्सपेंसेस का पैसा मांग रहा है तो उसकी एंट्री अलग करेंगे। लेकिन यदि वो बोल रहा है कि मुझे एक बार में पैसा दे दो, मैं आपका सारा काम कर दूंगा, तो उस समय कौन सी एंट्री करेंगे, ये एंट्री करेंगे। क्लियर हो रहा है ना। बस यही चीज़ है इसमें। ये सारी चीज़ किस में आएगी, व्हेन रिवाइज्ड वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी आर टू बी रिकॉर्डेड। अब ये सारी चीज़ होने के बाद हम क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। तभी रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया जाता है जब ये एसेट्स और लायबिलिटीज़ की जो चेंज्ड वैल्यू है
उसे रिकॉर्ड किया जा रहा है। यदि रिकॉर्ड नहीं किया जाता है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनता है। ये बात हमें ध्यान रखना है। जब एसेट्स एंड लायबिलिटी की चेंज्ड वैल्यू को रिकॉर्ड किया जा रहा है तब रिवैल्यूएशन अकाउंट, इसे प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी कहा जाता है, इसे बनाया जाता है। इसे नोट कर लीजिए, फिर हम रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट देख लेंगे। जब भी एसेट्स और लायबिलिटी की चेंज वैल्यू रिकॉर्ड की जाती है उस समय ये रिवैल्यूएशन अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट तैयार किया जाता है। इस चीज़ को हमें नोट कर लेना है और ध्यान कर लेना है। अभी हमने जो भी रिकॉर्डिंग देखी थी ना कि यदि एसेट्स की वैल्यू कैसे बढ़ती है तो कैसे जनरल एंट्री होती है जी, या एसेट्स की वैल्यू घटती है तो कैसे जनरल एंट्री होती है, उसी के आधार पर ये रिवैल्यूएशन अकाउंट तैयार किया जाता है। टू एसेट्स माइनस डिक्रीज वैल्यू ऑफ रिवैल्यूएशन, टू लायबिलिटी माइनस इंक्रीज वैल्यू ऑफ रीअसेसमेंट। ये चीज़ तो हमने जो एंट्री में समझा था उसी के अकॉर्डिंग है। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज़, ऐसी लायबिलिटीज़ जिन्हें रिकॉर्ड नहीं किया है उसे डेबिट साइड लिखते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट के। टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यदि पार्टनर बिजनेस का जो रिकॉन्स्टिट्यूशन का काम कर रहा है तो उसके लिए उसे जो रेन्यूमरेशन पेड किया जाता है उसे रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में लिखा जाता है। और उसे काम करने के बाद यदि इस किसी तरह के कोई एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे कोर्ट में फ़ीस जमा करना या रीअसेसमेंट करना या रीवैल्यूएशन करना एसेट्स का, तो उसके जो पैसे अलग से लगते हैं उसका अलग से पेमेंट किया जाता है, उसे रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट किया जाता है। उसके बाद क्रेडिट साइड आ जाते हैं। एसेट्स होती हैं उसमें से इंक्रीज वैल्यू को क्या किया जाता है, माइनस किया जाता है। और जो लायबिलिटी होती है उसमें से डिक्रीज वैल्यू को माइनस किया जाता है। और जो अनरिकॉर्डेड एसेट्स हैं उन्हें रिकॉर्ड किया जाता है और यहाँ पर क्रेडिट साइड में लिखा जाता है। इस पोर्शन में से इस पोर्शन को माइनस करने के बाद यदि यहाँ का बैलेंस ज़्यादा आता है और यहाँ का कम आता है तो गेन होता है, जो पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। लेकिन यदि यहाँ का बैलेंस ज़्यादा आता है और यहाँ का कम आता है तो लॉस होता है, जो पार्टनर से वसूल लिया जाता है। क्लियर? तो ये क्या है, पूरा रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट है। आप चाहें तो इसे नोट कर सकते हैं, बुक में भी दिया हुआ है। तो आज हमने क्या समझा? आज हमने समझा रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज़ में जब एसेट्स और लायबिलिटीज़ की वैल्यू चेंज होती है और उन्हें रिकॉर्ड किया जाता है तो क्या प्रोसेस अपनाई जाती है, ये आज हमने समझा। लेकिन जब एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ की वैल्यू को रिकॉर्ड नहीं किया जाता है तो क्या करते हैं, ये हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।